बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी की जब भी बात की जाती है तो उस पर बहुत से सवालात हैं जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या हम सीखते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे हमारे DGISI नदीम अंजुम साहब और हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो गए अफ़गानिस्तान काबुल मुलाकात करने, और ये साहब जाके मुल्ला बरादर अब्दुल गनी साहब से मुलाकात हुई। क्या अहवाल आप तक पहुँचा है? क्या पहली बात है कि आप तरतीब उलट दें जो उन्होंने अफगानों ने तरतीब रखी थी। आपने कहा हमारे DGSI ISI और वज़ीर दफ़ा, तरतीब जो है हमारे वज़ीर दफ़ा और DGISI। ठीक है, ये बुनियादी तरतीब उन्होंने अफगानों ने इसको भी कायम रखा है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जब से 1979 के अंदर वहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हुई है और रूस वाले जो है अंदर दाखिल हुए हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के लोगों को हमेशा कहा है आर बेबीज़, ये हमारे बच्चे हैं। इसलिए कि सारी की सारी इंसर्जेंसी यहाँ से लीड होती थी और एक 7 मुजाहिदीन की टीम बनाई गई थी। टीम कैसे बनी थी? वहाँ शुरू हुआ, अफ़गान रूसी फोर्सेस आ गई, अफ़गान अवाम ने खुद लड़ना शुरू हो गया, क्योंकि हुर्रियत वाले लोग हैं, आज़ादी के लोग हैं। गुलबदीन हिकमतयार और रब्बानी साहब जो थे वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे, क्योंकि जो उसकी तराकई से पहले जो दाऊद की हुकूमत उल्टी थी उस वक़्त एक कन्फ्यूजन शुरू हो गया था, तो उन्होंने वापस जाकर लड़ना शुरू किया। साल 1.5 साल के अंदर उन्होंने जब बिल्टअप शुरू कर दिया तो अमरीकियों को पता चला, तो लड़ गए। तो उन्होंने फिर यहाँ आके पाकिस्तान के साथ रब्ता शुरू किया। मैं उस वक़्त बलूचिस्तान में मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों में होता था। लोग वहाँ से आते थे तो हम उनको कहते थे कि भाई तुम ऐसा करो, किसी तंजीम का तज़किरा ले आओ। तज़किरा कहते हैं शनाख्ती कार्ड को। तो हम आपको महाजिर डिक्लेयर कर देंगे, वरना आप कैदी हैं, हम आपको वापस रिपोर्ट कर देंगे फॉरेनर्स एक्ट के तहत। तो वो कोई सियाफ के पास जाता था, कोई हिकमतयार के पास जाता था, कोई अपना उसके मजददी के पास जाता था, कोई अब्दुल फलां के पास जाता था, कोई अहमद शाह मसूद, उनसे अपना कार्ड ले आते थे। तो हमने लोगों को फोर्स कर करके ये तंजीमें बनाई, कोई डेडिकेशन से नहीं बनी। ये 7 बड़े ग्रुप थे जो कि पाकिस्तान के अंदर इनके दफातर होते थे। ठीक है, कोयटा शहर में थे और पेशावर शहर में थे। फिर कोयटा शहर में हंगामे शुरू हो गए, क्योंकि वो आके खाद वाले आके यहाँ पर हमले करते थे और धमाके करते थे। तो वो कोयटा से पशीन सरनान एक शहर में, मुझे याद है मैं ख़ुद वो मुंतकिल करवाए थे वो दफ्तर जो थे वहाँ पर, ताकि शहरी आबादी से दूर हों और कोई मसला ना हो। फिर 1988 के अंदर रूसी वहाँ से चले गए, लेकिन हमारे बच्चे जो थे वो वहाँ रहे और हम उन बच्चों के साथ खेलते रहे। उनमें हमने कभी कोई लाडला बच्चा होता था, कभी कोई लाडला बच्चा नहीं होता था। अहमद शाह मसूद लवड़ा लाडला नहीं था और हिकमतयार हमारा लाडला था। अहमद मसूद जो था वो इंडिया का लाडला हो गया, वहाँ जाके उसने लड़ाई उड़ाई आपस में, और काबुल शहर जो था एक खंडर बन गया। एक पहाड़ी के ऊपर अहमद शाह मसूद की फोर्सेस थी, दूसरी पहाड़ी पर हिकमतयार की फोर्सेस थी और आपस में बॉम्बिंग हो रही होती थी। फिर 1994 के एंड पे सितंबर की कुछ तारीख थी, मुझे याद अच्छी तरह, तो मुल्ला उमर की तालिबान की मूवमेंट चालू हुई और उन्होंने 95 की अप्रैल के करीब करीब पहुँचते पहुँचते वो काबुल में जा पहुँचे और काबुल को उन्होंने फतह कर लिया और उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका कब्ज़ा हो गया ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर उन्होंने एक हुकूमत इस्टेब्लिश की, जिस हुकूमत की अमेरिका भी मुखालिफ था और भी बाकी लोग भी मुखालिफ थे, लेकिन पाकिस्तान की उनके साथ और सऊदी अरब की और UAE की एक आपस में तल्लुकात है, क्योंकि अमेरिका तल्लुकात रखना चाहता था। वो चाहता था कि यूनिकॉल की जो पाइपलाइन है वो यहाँ से होती हुई यहाँ से जाए, और उसके ऊपर ना बाकायदा नेगोशिएशन भी शुरू हुई। मुझे याद है कि कॉन्डोलीसा राइस नहीं, वो जो थी रॉफिन राफील, वो 2 दफ़ा वहाँ पर आई और वहाँ पर जाके उसने उसके सामने वो मुज़ाकरात भी किए। मुझे याद है था कि वो पहली दफ़ा जब गई तो 26-27 मुलाकात लेके आई हुई थी, ये ह्यूमन राइट्स के ये औरतों को तालीम दो, वो उसने उठाकर तुम्हारा क्या तलक है, वो चली गई। जब उसको पता चला कि ब्राज़ील और चिली की कंपनी जो है वो वहाँ पहुँच गई है, तो वो दोबारा वापस आई। तो उन्होंने कहा हम तो पहले वादा कर चुके हुए। उसी की बुनियाद के ऊपर आप अंदाज़ा करें कि अमेरिकन एम्बेसडर जो था वो बेनज़ीर से मिला और बेनज़ीर से कहा कि तुम जो इसकी कंपनी जो है, इसकी आउटराइट राइट्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर लाने के, वो उसको तुम दे दो, जो अमेरिकन कंपनी यूनिकॉल को जो है। तो जिस पे ओपनली इनकार किया, जिस पे अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा, कुछ बयान दिया जिस पे बेनज़ीर ने कहा कि मैं जो है तुम पब्लिक अपॉलॉजी करो।
उसकी सज़ा थी कि उसके बाद बेनज़ीर वहाँ से निकल गई, 1.5 महीने के बाद उसको गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर दोबारा बेनज़ीर हुकूमत में नहीं आ सके। इस हद तक अमेरिकन वर सीरियस। तो ये इस सूरत हाल के अंदर मुल्ला उमर की गवर्नमेंट गई, फिर उसके बाद वो लड़ते रहे। हमारा उनके साथ ताल्लुक जो था वो दुश्मन का था, बिल्कुल दुश्मन। लेकिन किसी न किसी हद तक वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें कहीं ना कहीं मदद की है कुछ लेवल पे। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं यहाँ नहीं बयान करना चाहता, लेकिन वाकई की थी और उसका उनको एहसास भी था। और मुल्ला उमर की एक वसीयत थी कि जो भी है पाकिस्तान से हमारे तल्लुकात कभी ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारी एक बुनियाद बनता है। और दूसरा, वो पाकिस्तान की मुल्ला उमर बहुत इज़्ज़त करता था कि ये मुल्क वाहिद है कि जो इस्लाम के नाम पे बना है और कोई मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना, और हमारी एक पुश्त पनाह है, एक दीवार है हमारे साथ बनी। यही वजह है कि वो कितना भी मसले हमारे साथ ख़राब हो जाए वो हमारे साथ नहीं बिगाड़ के रखते। जब अमेरिकन वहाँ से निकलने लगे तो अमेरिकन ने पाकिस्तान को एक रोल देने की कोशिश की। वो रोल ये था कि जैसे हम 2001 में हम यहाँ पर आए थे और हमने पाकिस्तान के 3 अड्डे लिए थे और पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट ली थी, हमें दोबारा यहाँ आने दिया जाए। तो उनके अमेरिकन की बदबख्ती कि जहाँ इमरान खान बैठा हुआ था, तो इमरान खान ने एक तो पब्लिकली एब्सोल्युटली नॉट कह दिया वहाँ पर कि हम नहीं देंगे। दूसरा, उसने निगेट करना शुरू किया कि नहीं, और बात नहीं आगे बढ़ सके। अगर थे कि हम खुफिया तौर पे देना चाहते थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि चलो कोई नहीं आके खुफिया तौर पर बैठा रहे। तो लेकिन उस दौरान एक क्राइसिस इतना बड़ा कि अमेरिका के तकरीबन 1,40,000 लोग जो थे वो स्टैंडर्ड वहाँ पर हुए, और तकरीबन 2.5-3 लाख बंदे जो थे, आपको याद होगा, उनकी इवैक्यूएशन का मसला बन गया मुख्तलिफ मुल्कों का। सबसे पहले तो 20,000 लोग जो थे उनके वीज़े ब्लिंकन ने जारी किए और वो जहाँ से इवैक्यूएट कर गए। और दोबारा फिर जो निकलने थे कोई और रास्ता नहीं था, तो पाकिस्तान ने उनको, पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद आए, आपको याद होगा ज़माने में होटल्स भरे हुए थे अफ़गानियों के, वो फिर आगे कोई जर्मनी चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, वो चले गए, इवैक्यूएशन शुरू हो गई। इस्लामाबाद में जगह ही नहीं मिलती थी, जगह नहीं। उसके बाद वहाँ की हुकूमत चलना शुरू हुई। अब हुकूमत स्टेबलाइज होने शुरू हुई तो बड़ी तकलीफ़ शुरू हो गई। इस दौरान पाकिस्तान के साथ उनके नेगोशिएशन शुरू हुई कि TTP जो है उसके जो लोग हैं वो वहाँ पर पनाह लिए हुए थे, और ये पनाह तालिबान ने नहीं दी हुई थी, ये पनाह दी हुई थी हामिद करज़ई ने, और ये पनाह दी हुई थी उसने बाद में जो है अशरफ गनी की हुकूमत। और इस पनाह की बुनियाद पे पीछे अमेरिकन भी थे। TTP और BLA, इन दोनों को अमेरिकन सपोर्ट करते थे। BLA के कैंप पे, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA के कैंप जो थे इंडियन स्पॉन्सर्ड थे, वो उसके साथ वो पीछे। और ये कैंप जो थे ये कंधार के आसपास, कुछ जो थे वो कुनड़ में, कुछ पक्तिका में, क्योंकि बलोच इलाका जो है वो हेलमंद और कंधार और गजनी तो फिर पश्तून इलाका आ गया। बुनियादी तौर पर हेलमंद का जो इलाका नीचे का, उससे बलोच आते हैं। कोई नोशकी का इलाका है, पंजगुर तो ईरान के साथ लग जाते हैं, तो उस बॉर्डर के साथ भी इन्होंने काफी कार्रवाइयां की। पंजगुर ईरान के साथ सर, पंजगुर का अफगानिस्तान को ताल्लुक नहीं। ये जो इलाका है ना, नोशकी का इलाका है, उसके बाद शोरवक का इलाका है, उसके बाद दालबंदीन का इलाका है, उसके बाद नौकंडी का इलाका है। ये जो बॉर्डर्स है ये इसके ऊपर हेलमंद का इलाका है, और उसमें वो दरिया जो है हेलमंद का वो गुजरता है, और रेत है, और सारा उसी के अंदर से वो आगे ट्रैवल करते हैं। या फिर बलोच किसी न किसी तक कंधार के चमन के रास्ते, और इसके साथ जो नीचे पंजपाई का जो इलाका है यहाँ से गुजरते थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने कैंप रखे हुए थे जो फिर आके वहाँ से इंसर्जेंसी करते थे, भाग जाते थे। कुछ कैंप्स ईरान के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन ईरान के बारे में इतनी कंफर्म रिपोर्ट नहीं जितनी कि इस जगह थी कि अमेरिकन यहाँ सपोर्ट करते। ठीक है, तो इन्होंने आकर नेगोशिएशन शुरू की पाकिस्तान ने उनके साथ कि चलो आप इनको कुछ सेटल करते हैं। तो तकरीबन 55 के करीब 1000 के करीब तालिबान TTP के लोग थे, उनके बारे में एडजस्टमेंट, बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 1, 2, 3, उसके अंदर तय हुआ कि उनको कैसे रखना है, किस तरह करना है, उनको एडजस्ट कैसे करना है। दुश्मनदारी थी, असल मसला तो उन्होंने कहा हमदारी दुश्मनियाँ हैं, यहाँ हम लोगों को मार के निकले हुए हैं, कभी किसी को कभी किसी को, हमें असला लाने दें साथ। उस पर बेसिक लड़ाई शुरू हुई और ये चलती रही। इवन नवाज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, ये मुज़ाकरा चलते रहे। अगस्त के अंदर पाकिस्तान का वफद जो था ये वहाँ पर मौजूद था काबुल के अंदर, और काबुल के अंदर जब मौजूद था, नेगोशिएशन चल रही थी, तो MNS ज़वाहिरी जो है उसका हमला हुआ। और उसके बाद वही वाली कैफियत हुई जैसे सबसे पहले 2004 में नेक मोहम्मद से सुलह हुई थी तो अमेरिका ने ड्रोन कर डाल दिया था, फिर बैतुल्लाह महसूस से सुलह हुई थी तो अमेरिका ने ड्रोन कर दिया था। तो उसके बाद ये नेगोशिएशन ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में भी TTP ने जो है वो अपना जो है वो छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, सीज़ फायर। और यहाँ पर अब
पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2900 लोग जो हैं इस सारे मामले के अंदर मारे गए हैं और मोस्टली फोर्सेस के लोग हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ISI और ये लोग जो थे वो बड़े परेशान थे, चाहते थे किस तरह वो बात आगे हो। इन्होंने कहीं बॉर्डर रोकने की कोशिश की, ये करने, उन्होंने कहा उसको रोकते रोको जो मर्जी करना। ठीक। इसके बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगरचे कि फैज़ वहाँ जाता रहा ISI चीफ, लेकिन वो दौरा ऐसा नहीं था। वो उसको अचानक एक बंदा ले गया था, मुझे नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब थे इन्फॉर्मेशन में, उन्होंने कहा मैं आपको ले जाता हूँ अम्बेसडर के साथ। वहाँ जाके वो फैज़ साहब ढूंढते रहे कि जी मुलाकात करा दी जाए। फिर यहाँ से फ़ोन किसी ने करवाया गया कि यार को बंदा मुलाकात ही कर रहे, तो फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात कर, बड़ा नाकाम सा दौरा था। लेकिन ये दौरा जो था ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ख्वाजा आसिफ और थे। अब उस दौरे में देखें, अब अफगान ने को पता है कि हमने एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसे बिहेव करना है। उन्होंने कोई बराबर की सीट नहीं रखी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सेंटर में सीट है और एक तरफ ख्वाजा आसिफ को बिठाया हुआ है पहले, सेकंड नंबर पे DGISI को बिठाया हुआ है। और DGISI साहब जिस तरह की सूरत हाल, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते थे, काफ़ी वायरल हुई वो पिक्चर। अब उसमें दोनों ने डोजियर्स एक्सचेंज किए हैं। अच्छा। मेरी इतला जहाँ तक यह है कि दोनों ने एक दूसरे को बताया है कि दोनों के साइडों से इंसर्जेंट्स आते हैं और यहाँ हमले करते हैं, और दोनों को कौन सपोर्ट करता है। या तो अमेरिकन बराह रास्त सपोर्ट करते हैं, या कोई और करता है, या इंडियंस करते हैं। और दोनों ने कहा है कि हमें किसी न किसी तरीके से इसको हल करना है, वरना हल नहीं होता मसला आपका। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी जो इस वक्त तकलीफ दह सूरत हाल ये है कि उस वक्त जब MN ज़वाहिरी हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आप बराह रास्त इनकार करो कि ये पाकिस्तान से नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान ने अमेरिकन से डरते हुए या कुछ करते हुए शायद नहीं किया ये चीज़, क्योंकि अमेरिकन ने इनकी फ़िज़ा तो इस्तेमाल किया, वरना तो और कोई आसमान से तो नहीं आता। क्योंकि बाकी सारे मुल्कों ने, ताजिकिस्तान ने, ईरान ने, उसने कहा था हमारी नहीं हुई, हम तो फिर सिंगल आउट हो गए ना, तो आया तो है। लेकिन उसके बावजूद भी वो देवर वेरी मच विलिंग के किसी तरीके से, तो वो खुल गई है। असल मसला ये है कि अब पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया है कि ये अफ़गान बेबीज़ नहीं है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आलमी ताकत के 48 मुल्कों के इत्तेहाद को शिकस्त देकर इस पूरे ख़ित्ते में उभरी हुई बहुत बड़ी ताकत है, और उसके साथ उसी तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह वो चाहते हैं। वरना ये वहाँ पर आप नहीं घुस सकते। आपने फेंस लगाई, फेंस की कोई हैसियत नहीं रह गई, ख़त्म। तो 130 अरब आपने ज़ाहिर किया उसका, वो तो नहीं, वो तो अमेरिकन लगवाना चाहते थे ना कि एक नफ़रत की फ़िज़ा पैदा है, वरना फेंस की ज़रूरत नहीं। 450 किलोमीटर ऐसे हैं जो कि सैंड ड्यून्स हैं, रेत हैं। आप इस इमारत से 2 गुना ऊंची भी फेंस होना तो सैंड ड्यून जो है उससे 5 गुना ऊंचा होता है, उसके अंदर दब जाती है, वो उसके ऊपर से चलते हुए आप गुजर जाते हैं। फेंस की ज़रूरत क्या रहेगी? तो वो तो खैर वो बहुत, लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको अंदर अगर कोई सीरियस क़यादत ना हुई तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। नहीं, पॉलिसी की बात करें तो पहले वो लोग आते थे मीटिंगों के लिए, अब नहीं आता। अब हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं जाके। और फाइनल कंक्लूजन के लिए क्या ये बात भी हुई है वहाँ पे कि हम TTP के जो वहाँ पे अड्डे हैं वो लोग उनके ऊपर करेंगे ऑपरेशन? TTP ने ख़ास तौर पे ये कहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। उनके वेबसाइट्स देख लें और उमर मीडिया जो है आप जाके देख लें। उन्होंने उनका जो एक व्हाट्सएप अकाउंट है उसने पाकिस्तान के हर साफ़ी को उसमें ऐड किया हुआ है, और हर साफ़ी को वो भेजते हैं और बताते हैं हमारा ठिकाना ये है, हमें अफ़गानिस्तान के साथ मत जोड़ो, हम यहाँ हैं, हमारा यहाँ से मुकाबला करो। कैसे मुकाबला करें भाई, मुझे तो नहीं पता। अल्लाह माफ़ करे, आने वाला वक्त ही बता सकता। जाके आपकी अपनी, आपने जो कुछ आपने बोया आप वही काट रहे हैं जाके। हम तो आम सिविलियंस हैं, ब्लडी सिविलियंस, इसलिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ऑपरेशन करने, अल्लाह आपको मदद करे, आपका हामी नासिर हो। आने वाला दिन जो है उम्मीद और दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, सियासी इस्तेकाम है, और ये टेररिज्म वाला मामला, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 70-75 हज़ार जानें दे दी, अब एक आधी जान भी और देने का दिल नहीं करता, मन नहीं मानता। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।